अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। मैं हूँ आरजे सनी और आज का अनुभव कार्यक्रम बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आज के अनुभव कार्यक्रम का विषय है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस विषय के विशेषज्ञ साइंटिस्ट डॉक्टर बीके त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सनी, आज की अपॉर्चुनिटी के लिए और आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देश के बहुत सारे विज्ञान क्लबों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके मैनेजमेंट और उनके डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सारी योजनाओं को तैयार करके उनका सहयोग करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस तरह से विज्ञान के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बारे में और भी बहुत सी बातें जानना चाहेंगे और श्रोताओं को बताना चाहेंगे आपके काम के बारे में। ऐसा है कि हम लोग एक भारत सरकार की एक संस्था है विज्ञान प्रसार जी। और वो आम जन में जो साइंस है उसको किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हमारी जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ जी। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उतनी हमको समझ होगी तो हमारा जो जीवन है और उसमें जो कहीं की जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जितना आज का समाज जो विकसित है, मैं कहूँ कि पूरे अगर हम मानव इतिहास को देखें तो आज का जो समय है इतनी प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पहले कभी नहीं की थी। तो आज बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके बारे में जिसका फायदा सब लोग उठाएं। इसलिए ये एक सरकार की तरफ से एक ये कहीं की प्रयास है कि लोगों तक जो विज्ञान की जानकारी है उसके जो लाभ हैं वो पहुंचे। तो उस तरीके का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम फिल्में बनाते हैं, लोगों से डायरेक्टली जाके बात करते हैं और खासकर क्योंकि अभी भी अगर हम देखें हिंदुस्तान इतना बड़ा है, बहुत सारे हमारे ऐसे कहीं की नागरिक हैं जिन तक जो हमारी मास मीडिया की जो पहुंच है वो नहीं है। इसीलिए जो कम्युनिटी रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था कि उन तक रीचिंग टू अनरीच वाली जो बात है कि किस तरीके तक उन तक पहुंचा जाए। तो वो सारी जो कोशिश है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उनके जो कहीं की एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह की जानकारी उनको चाहिए, और अगर वो जानकारी कहीं की उस प्रारूप में उपलब्ध नहीं है तो हम वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वहां तक वो पहुंचे। तो इस तरीके के कार्य मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। भारत सरकार ने मुझे ये मौका दिया
और हम लोग मैं और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं पूरे देश भर में। जी डॉक्टर साहब, अभी जब कोरोना की जो महामारी, जब विश्वव्यापी महामारी ये आई, तो कोविड-19 के उस वक्त में कहा गया कि एक बात बड़ी कही गई कि प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। और जब लॉकडाउन लग गया और कई सारे उद्योग जो बंद हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सारे उद्योग एक साथ बंद हुए और वाहनों का आवागमन रुका, तो ऐसे में कहा गया कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें कुछ सुधार हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो ये कहीं जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज की बात हम कहते हैं, उसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और अभी मतलब एक अगर देखें तो ग्लासगो में एक सम्मेलन भी चल रहा है, स्कोप 26 जिसको हम कहते हैं, जिसका मुद्दा भी यही है कि क्योंकि ये आप देखें कि एक वायरस ऐसा था कि उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये आपका कहना कुछ हद तक सही है कि प्रकृति ने शायद हमें एक समझने का या संभलने का मौका दिया था और उसके लिए रास्ता भी दिखा दिया कि आपको ये करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा जो वो है दिक्कत है वो क्या है कि जब हमारा औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई है 1750 के लगभग और आज तक, तो अगर उससे पहले के समय में हम जाएं तो हम देखते हैं कि जो वातावरण में जो वायु का जो कंपोजिशन था वो नहीं बदला था। यानी कि जब से पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई और यहाँ पर ऑक्सीजन आधारित जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी जीवन जब पनपा यहाँ पे, लाइफ जब यहाँ पनपी, तो उस वक्त से लेके और जब तक औद्योगिक क्रांति हुई है, हवा के कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया। वो हम स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं ना, हवा में कि इतना परसेंट नाइट्रोजन है, 72% 23% ऑक्सीजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी कुछ और गैसेस हैं। तो वो कंपोजिशन में बदलाव नहीं हुआ था, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, हम देख रहे हैं कि हमें जो ऊर्जा यानी एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, और तब तक और अभी तक आते आते हमने बहुत सारे ऐसे कहीं के संसाधन जो हैं वो खोज लिए और उसको इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि हम देखते हैं कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, इमिशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और वो ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा हुआ कि उसने हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी उसको बढ़ा दिया और वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी आज की तारीख में अगर हम देखें जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है, तो अगर वो उसी तरीके से चलता रहा तो ये 2050 तक जो है, जो एवरेज टेम्परेचर है, हम देखें कि जो एवरेज टेम्परेचर हम उसको मानते हैं कि 14 डिग्री के करीब मानते हैं हम, तो वो उसमें 2 डिग्री और 2.1 सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर ये बढ़ोतरी होती है तो इसके बड़े ही कहें कि दुखद जो है वो परिणाम होंगे। तो अभी जब कोरोना के टाइम में वो सब, जैसा आपने कहा कि सब उद्योग जो यूनिट थी वो बंद हो गई, ट्रैफिक बंद हो गया, हर जगह में हम देखते हैं जो धुआं निकलता है वो कार्बन ही है। और वो जितना ज्यादा हम अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वातावरण में हम डालेंगे, उतना ज्यादा हम देखते हैं कि हमारे को हम अपना ये जो परिवर्तन है वो कर रहे हैं और उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि हवा का कंपोजिशन बदल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो जिसको कि हम एक कहीं की मुख्य खलनायक मानते हैं, और उसी से हमारी सारी एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप चाहे पेट्रोल इस्तेमाल करें, केरोसिन इस्तेमाल करें, लकड़ी जलाएं, उससे जो कार्बन हम रिलीज करते हैं वो कुदरत ने तो हमको नहीं दिया था। हम देखें तो कोयला जो है, पेट्रोलियम
हीलियम जो है कुदरत ने, धरती ने अपने सीने में छिपा के रखा था, वो हमको नहीं दिया था। जी जी। लेकिन हमने उसको बोला कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी से उसको खोज लिया है और हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और उसमें उस वक्त दिमाग नहीं लगाया। और आज हम देख रहे हैं कि उसके कितने बुरे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जो तापमान है वो बढ़ रहा है। अब वो अगर तापमान बढ़ेगा तो उसके नुकसान क्या होंगे? आप सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बीमारियों से ले लें हम जी जी। कि जितने भी हम देखते हैं कि जैसे कोरोना का ही हम एग्जांपल लें। हालांकि कोरोना जो है वो, उसके बारे में अलग अलग थ्योरी है कि वो वायरस लैब में बना या चाइना से एक जगह से निकल के पूरे देश में फैला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम उसमें क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो धरती गर्म हो रही है, उसका भी एक फैक्टर था। उसको हमने उस एंगल से ज्यादा एनालाइज नहीं किया क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी बहुत कुछ और थी। तो अगर हम देखें कि ये अगर ऐसे माहौल बदलेगा तो बहुत सारी नई बीमारियां आ जाएंगी जी। और दूसरी बात कि जो बीमारियां जहां नहीं होती थी वहां होने लगेंगी। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे पहाड़ों पे जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन अगर वहां भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बीमारी वहां नहीं थी वहां होने लगेगी, जैसे कि मलेरिया का जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि मलेरिया के जो केसेस हैं वो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी हमें दिखने लगे हैं, जिसका सीधा सीधा जो कारण है भारत जैसे जो जिनको हम टेम्परेट कंट्रीज कहते हैं, वहां पे ये बीमारियां जो पहले नहीं थी वो उस जगह पे होने लगेंगी जी। अब उसका परिणाम क्या होगा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास वो उसको डील करने की वो फैसिलिटी नहीं है। और दूसरा कि नए वायरसेस जो हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं और जो माइक्रोब्स हैं वो जो है, क्योंकि वो भी स्ट्रेस में है, उनके ऊपर भी एक कहेंगे पर्यावरण का दबाव है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका होस्ट था, जिसमें जहां वो पहले रहते थे, वो दूसरी प्रजातियों पे शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना का केस है। कोरोना जो है वो एक कहते हैं कि वो चमगादड़ में रहता था और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो चमगादड़ को जब जंगल कट गए और उसको मार के हम खाने लगे, तो जो उसके अंदर जो वायरस था उसको भी एक अपने जीवन बचाने का एक दबाव महसूस हुआ और उसने अपना जो कहें होस्ट है उसको बदल लिया, यानी कि वो आदमियों में आ गया जी। तो ऐसे और भी जीव होंगे। और दूसरी बात कि हम देखते हैं कि जो हमारे ध्रुव हैं वहां पे बर्फ जमी हुई है जी। जो कि हमारा जो साल भर पिघलती है, जिससे हम नदियों में पानी आता है, तो वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघल जाएंगे। वो पिघलेंगे तो वो पानी जो है बह के समुद्र में आएगा, तो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और आप देखें कि पूरे विश्व में कोई लगभग 30 से 35% तक जो लोग हैं, आबादी है, वो समुद्र के तटीय इलाकों में रहती है। तो वो पानी जो है वो तटीय क्षेत्रों में घुसेगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे जी जी। मतलब पूरी आबादी का, दुनिया की आबादी का 30% लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे, जिसको कि एक शब्द दिया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग रिफ्यूजीज, यानी उनको हमें दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात चल रही है कि ये जो टेम्परेचर है, हमने जो गलतियां करी हैं जी, उनको किस तरीके से रोका जाए। मतलब उसके लिए पहली बात की जो हमारा कार्बन इमिशन है, यानी जो हम कार्बन जो पर्यावरण में छोड़ रहे हैं उसको कम किया जाए। उद्योगों के लिए ऐसे जो कहें कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो ऐसा हो जो कार्बन आधारित ना हो, जिसमें हम कह रहे हैं कि वो चाहे सूरज से जो सोलर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो हाइड्रोथर्मल प्लांट्स हैं, जो पानी से जो बिजली बनती है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो नए एनर्जी के सोर्स जो हैं, स्रोत जो हैं, उनको हमें खोजना पड़ेगा और उनका ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अभी हमारा जो कहें कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है एनर्जी कंजम्पशन का, जिसमें कि ज्यादा जो कहें कि प्रतिशत है वो कार्बन बेस्ड एनर्जी का है।
तो उसको किस तरीके से कम किया जाए। और इस केस में ये जरूरत है कि जितने भी विकासशील देश हैं जिनकी अभी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, वो उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना का सबसे बड़ा रोल है इस कार्बन इमिशन में, लेकिन और टेक्नोलॉजी भी उनके पास उन्होंने विकसित कर ली है, लेकिन वो जो विकासशील देश हैं उनको नहीं देना चाहते, मुफ्त में नहीं देना चाहते। पर यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि अगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जो दिक्कतें आएंगी वो तो पूरा मानव प्रजाति पे आएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बच जाएगा या चाइना बच जाएगा, सिर्फ जो एशिया के देश है उन पर ही दिक्कत आएगी। हाँ, ये जरूर बात है कि उनको परेशानी ज्यादा होगी क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो डील करें। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि पूरा जो हमारा जलवायु का जो पैटर्न था वो बदल गया जी। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहां पे बाढ़ आ रही है, और बहुत ज्यादा मतलब तूफान हम देख रहे हैं कि वो जो है आते जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होने की संभावना हो जाती है। और तीसरी बात ये कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के आने की जो दर है वो बढ़ गई है। यानी मैं एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 2000 के बाद हमारी जो कहीं जनरेशन है, मिलेनियम जिसको बोलते हैं, वो जो पैदा हुई है उनको इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जलवायु से संबंधित है, उनको उनका दुख ज्यादा उठाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो पुरानी जनरेशन थी। उन्होंने, क्योंकि उस वक्त फिर भी सिचुएशन थी वो कंट्रोल में थी, लेकिन अभी हालात बहुत खराब हो गए हैं। और फिलहाल डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो अभी फिलहाल हमें कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाना होगा, और हम अगले एपिसोड में इस बारे में और डिटेल में और डीपली इस पर बात करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में पहुंचे और आपने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की इस विषय पर इतनी सारी बातें की। मैं सामुदायिक रेडियो 19.8 FM 24 को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और अपनी बात कहने का एक मौका दिया। थैंक यू कम्युनिटी रेडियो 19.8 FM 24 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी FM 24 की ओर से। और दोस्तों, फिलहाल समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी आरजे सनी के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।